हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हमारे साथ है शशांक, एक अमेजिंग पर्सनालिटी। तो हम लोग जानेंगे डेटा इंजीनियरिंग, बिग डेटा इंजीनियरिंग का कंप्लीट रोड मैप, इंटरव्यू प्रोसेस फैंग कंपनीज में कैसा होता है। तो चलिए जानते हैं शशांक से। शशांक, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ही खुशी लगता है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। बिग डेटा इंजीनियरिंग पूरा का पूरा आइडिया हम लोग अपने क्राउड को दे सकते हैं, ऑडियंस को दे सकते हैं एंटायर प्रोसेस के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपना एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा सबके सामने। बिल्कुल। और पहले जो आपने कहा कि नहीं आपको खुशी, आपसे ज्यादा मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं, क्योंकि क्रिश के वीडियोस देखे हम लोगों ने, मैं इतने फॉलो करे। एंड ये मोमेंट जहाँ पे मैं सामने बैठ के बात कर रहा हूँ तो एक बहुत ही अनरियल फीलिंग है। एंड अगेन मतलब ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत ही शुक्रिया आपका भी। और थैंक यू सर। मेरे बारे में बात करने के लिए यही है कि मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में, ठीक है। एंड मैंने स्टार्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करा था सर्विस बेस्ड कंपनी से, बट उसमें उतनी किक मिली नहीं मुझे, ठीक है। तो वहीं पे ही थोड़ा सा बिग डेटा के बारे में पता लगा और मैंने अपनी एक्चुअल जर्नी वहां से बिग डेटा में मैंने स्टार्ट करी, राइट। एंड इन 5 सालों में मैंने बहुत सारे डिफरेंट डेटा डोमेन्स पे काम करा। एविएशन के लिए डेटा सॉल्यूशन बनाए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, टेलीकॉम में करा, फिनटेक के लिए करा, ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी में अभी कर रहा हूँ। सो वर्क फॉर कंपनीज लाइक पेटीएम, मैकेंजी, अभी amazon से मूव होके एक्सपीडिया में सीनियर डेटा इंजीनियर रोल पे काम कर रहा हूँ। एंड मैं भी कंटेंट बनाता हूँ, मेरा भी चैनल है जहाँ पे मैं मोस्टली बात करता हूँ डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, अच्छे अच्छे लोगों को लाके उनका एक्सपीरियंस लोगों को दिखाना, सो दैट लोग जान पाए हाँ डेटा इंजीनियरिंग भी है। जो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं ना लोग उसको, जस्ट थोड़ा, क्योंकि बहुत मार्केट में नॉइज है डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के लिए, दैट इज द रीजन। सो आज उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे और जगाएंगे आपके अंदर क्यूरियोसिटी कि हाँ डेटा इंजीनियरिंग क्या है एंड व्हाट यू कैन अचीव विद इट। अब हम डेटा इंजीनियरिंग से और जानने से पहले ना, आपको हमेशा याद रखना है डेटा साइंटिस्ट का बेस्ट फ्रेंड डेटा इंजीनियरिंग होता है। ठीक है? क्योंकि अगर हम लोगों को एक बढ़िया सा मॉडल बनाना है ना, उसके लिए चाहिए होता है डेटा। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इनसे बोलेंगे भाई अच्छा सा दे दे, इतना दे दे, हम लोग मॉडल बना देंगे। राइट वाला रिलेशन तो है। अभी तक ये टेस्टर डेवलपर वाला रोल नहीं है जहाँ पे झगड़ा हो। यहाँ पे बहुत फ्रेंडली रोल होता है। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, डेटा इंजीनियरिंग का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। कुल, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। एंड इस वजह से, क्योंकि जो पहले लाइन मैंने बोली ना कि मार्केट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, एंड मैं भी उस फेज में रह चुका हूँ यार, जहाँ पे कि इतने सारे वर्ड सुनने को मिलते थे, सारी प्रोफाइल में आगे डेटा लगा हुआ है, बस लास्ट के नाम ही चेंज है। तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी कि आखिर ये सब लोग करते क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, क्लियर करूंगा, और उसके बाद मैं एक्चुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे इतनी सारी वेबसाइट्स पे आप लोग इधर परचेज करते हो, इधर देखते हो, चाहे अमेजोन में आज जाके हेडसेट खरीदा, भाई 2-3 दिन तक उसी के नोटिफिकेशन आएंगे कि ये लॉन्च हुआ, ये नया ब्रांड आ रहा है, ये ऑफर वो ऑफर। सेम मूवी देख ली, अगर एक्शन मूवी देखी तो 2-3 दिन तक उसी के रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो ये इसका तो आई नो आप लोगों को आइडिया होगा कि यार पीछे एमएल चल रहा है और डेटा साइंटिस्ट ने कुछ कुछ बहुत अमेजिंग सा उधर बनाया हुआ रिकमेंडेशन का। बट कैसे बनाया उसने, ठीक है, उसने बनाया डेटा की वजह से, ठीक है। सो जब इतनी बड़ी कंपनियां काम करती हैं और ये भी पता है कि डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की टाइम में, ठीक है, कोई भी क्रूशियल आपको क्या कहते हैं बिजनेस डिसीजन लेना ना, तो उसके लिए डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इन कंपनीज जब काम करती हैं तो यार इनका डेटा, जो भी प्लेटफॉर्म से वेबसाइट बनी हुई, तो डेटा कैप्चर होके जाता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पे। तो वो हो सकते हैं या तो आपके डेटा बेसिस हो जाएंगे, ठीक है, या तो आपके डेटा सेंटर्स होंगे बहुत बड़े बड़े, ठीक है, वहां पे कहीं डेटा पड़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होंगे जहाँ पे डेटा होगा। समटाइम्स तो हम एपीआई कॉल कर करके, भाई एपीआई आप हिट करते हो, आपके पास जेसन रिस्पॉन्स आता है, तो हम उनको भी कॉल करके डेटा लाते हैं। तो डेटा आने के बहुत सारे यहाँ पे सोर्सेज हैं, ठीक है। अब हो गया कि आपके पास होंगी बिजनेस टीम्स। मान लेते हैं कि आप अमेजोन के लिए काम करो, आपके पास पेमेंट्स टीम आई कि भाई हमने ये दिवाली सेल चलाई थी, हम्म। जरा आप इसका पूरा एनालिसिस हमें करना है, ठीक है। हम्म। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका, कौन से रीजन में बिका, ठीक है, बहुत सारे स्टैट्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में आ गए। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेटा इंजीनियर, ठीक है, कि ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन पे डेटा है ना, वहां तक पूरा पहुंचाने का काम, प्लस ऑन द फ्लाई जो ये बिजनेस लॉजिक हमको इम्प्लीमेंट करने हैं, वो काम करने का होता है डेटा इंजीनियर का, जिसको हम ईटीएल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। और अच्छे वर्ड्स में और ज्यादा बोले तो स्केलेबल एंड ऑप्टिमाइज डेटा पाइपलाइंस बनाना। हम्म। और जब ये बन के बहुत ही सुंदर सा डेटा डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स में आता है, वहां से काम स्टार्ट होता है डेटा साइंटिस्ट का।
डेटा एनालिस्ट का। सो एनालिस्ट वाले रोल इज मोर बिजनेस ओरिएंटेड, जहां पे कि वो जो भी उनके एंड कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के बहुत ही सुंदर सुंदर से डैशबोर्ड्स बनाते हैं, ये पाई चार्ट, ये लाइन चार्ट जो आप लोग इवन क्रिकेट मैच में देखते हो ना कि पूरा चेस दिखता है, अच्छा जी यहाँ पे विकेट गिरा था, तो वो सब काम हो गया हमारे डेटा एनालिस्ट का। एंड जो डेटा साइंटिस्ट है वो तो कॉम्प्लेक्स बिजनेस यूज के सॉल्व करते ही हैं, रिकमेंडेशन इंजन और बहुत सारी अच्छी सी एमएल एल्गोरिथम्स वगैरह काम करने का। तो ये है एक्चुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जो बिग डेटा की जॉब हिरार्की होती है, मैं हमेशा उसमें बोलता हूँ, जैसे इवन कृष्ण ने भी स्टार्टिंग में मेंशन करा ना कि भाई इनसे ही बोलूंगा जाके मैं कि भाई मुझे ये चीज दे दो, तो फ्रंट लाइन पे होते हैं। एंड आई थिंक अब आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि अगर डेटा साइंटिस्ट हर चीज की लोड लेने लगे, यार 24/7 डेटा अवेलेबल रहना चाहिए, मेरी पाइपलाइन अप रहनी चाहिए, डेटा मिस नहीं हो जाना चाहिए, तो फिर डेटा साइंटिस्ट अपना जो मैथमेटिकल मॉडल्स बनाने वो कब बनाएंगे वो, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग। बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए अगर आप डेटा साइंटिस्ट भी है, डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहना है आपको, नहीं तो काम नहीं होगा आपका, 6 महीना 1 साल नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग रोड मैप के बारे में, कि अगर एक एक्सपीरियंस्ड एक फ्रेशर अगर उसको घुसना है तो रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टूल्स को पढ़ना चाहिए, ये सारा चीज। कूल। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ही आपसे भी, आप जब डेटा साइंस के वीडियोस डालते होगे तो सर क्या पढ़ें सर, आप सर लाइन से बस बता दो हमें ये सीक्वेंस है ना, जी। तो वो बताता हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है। सो डेटा इंजीनियरिंग में पहली चीज जो रहता है, लोगों का थोड़ा सा मिथ भी रहती है कि यार डेटा डेटा वाली प्रोफाइल, इसमें क्या ही कोडिंग की इतनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कोडिंग का एक्चुअल काम तो सॉफ्टवेयर वालों का है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक गलत फहमी है। अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में जाना है तो, क्योंकि जब मैंने बात करी स्केलेबल एंड ऑप्टिमाइज्ड डेटा पाइपलाइंस की, तो यहाँ पे एक्चुअल इंजीनियरिंग काम होता है, लाइक आपको स्केलेबल सिस्टम्स बनाने हैं, और आपको यहाँ पे कोई ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर नहीं यूज करना है कि यार ये मेरे पास फ्रेमवर्क है, यहाँ से ये लगा दिया सोर्स, ये लगा दिया डेस्टिनेशन और काम हो गया। आपको कस्टम कोड्स लिखने हैं, क्योंकि डेटा बहुत वेरी कर सकता है, डेटा का स्केल वेरी कर सकता है, उसकी स्पीड वेरी कर सकती है, तो आपको ऑप्टिमाइज कोड वहां पे लिखना है। और उसके लिए आपको डिसेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम की, आपके इंटरव्यूज में भी काम आना है वो। प्लस 3 लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर है, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग में, पाइथन, जावा एंड स्केला। पाइथन कर लोगे बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज आगे के लिए ओपन हो पाएंगी, मान लो 5 साल बाद डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आराम से चलेंगे पाइथन और आर पकड़ के, ठीक है। बाकी अगर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से होगे तो हो सकता है जावा वगैरह पे काम कर ही रखा होगा, तो कोई करने की दिक्कत होगी नहीं इधर समझने में। एंड स्काला तो काफी ज्यादा मार्केट में और कैच कर रहा है, तो ये लैंग्वेजेस कर सकते हो। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो एसक्यूएल वाली पार्ट, और एसक्यूएल अगेन डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आएगी तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल का वेटेज आप ऐसा मान के चलो 30 से 35% का होता है इंटरव्यूज में। एंड बेसिक एसक्यूएल नहीं है जहां पे ग्रुप बाय बस लगा दिया और सम दिखा दिया सैलरी का, वो वाला नहीं होता है। जो एडवांस एनालिटिकल फंक्शंस, विंडो फंक्शंस, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ज्वाइन क्वेरीज, नेस्टेड क्वेरीज, इन सब का यूज है। तो ये हो गया सेकंड एसक्यूएल वाला पार्ट। थर्ड आता है आपको डेटाबेसेस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में कभी आप सोर्स में डेटाबेस यूज करोगे, अगर वहां नहीं करोगे तो आप अपने डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स में डेटाबेसेस का यूज कर रहे होगे, चाहे वो नो एसक्यूएल डेटाबेस हो सकते हैं या वो आपके ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस हो सकते हैं। चौथी चीज जो आप अपने कॉलेज में पढ़ के ही आए हो, डीबीएमएस, ठीक है, टिपिकल कॉन्सेप्ट्स उसके समझना कि यार नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन क्या है, ठीक है, और ये इंडेक्सिंग क्या होती है, टेबल्स कैसे बनाना, फॉरेन की, प्राइमरी की, ईआर डायग्राम्स, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझने, क्योंकि आपके डिजाइन इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है बिग डेटा की टर्मिनोलॉजीज, और स्टार्टिंग में मैंने जो बताया तो आप लोग सोच रहे हो यार बिग डेटा का नाम चौथे पॉइंट में लिया है और स्टार्टिंग में पहले इतना ज्ञान बता दिया, तो मैं ना थीम सेट कर रहा हूं, आप डायरेक्टली अगर पॉइंट 0 से अगर 10 पे जंप करोगे तो सब बीच का मिस हो जाएगा, और वो बीच का ना आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो आपको कवर करनी है। तो बिग डेटा टर्मिनोलॉजीज में आपको समझना है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या है, किस तरीके के फाइल फॉर्मेट्स हम रखते हैं, पार्के, ओआरसी, एब्रो, ठीक है, स्कीमा इवैल्यूएशन क्या है, और उसके बाद में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए डेटा के, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो ये सब आपको समझ लेना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टिपिकल फ्रेमवर्क्स की, जो कि डिमांड करती हैं कंपनीज की, भाई अगर आपको पाइपलाइंस बनानी है तो कुछ ना कुछ तो एक फ्रेमवर्क चाहिए होगा ना, जिसमें आप ये कस्टम कोड लिखोगे और आपका डेटा जो है क्लस्टर पे प्रोसेस होगा। तो पहला नाम आता है हडूप का। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, लोग बोलते हैं सर हडूप स्किप कर दें, इन पे जंप कर दें, मैं हमेशा नो बोलता हूँ, क्योंकि हडूप
हर एक चीज का बेस है। आप हिस्ट्री पूरी उठा के बिग डेटा की देखोगे, उसके बाद ही ऊपर सब आए, रैपर बने हैं डिफरेंट डिफरेंट लेके। और आपको टिपिकल मैप रिड्यूस कोडिंग नहीं समझनी कि यार मैपर फंक्शन, रिड्यूसर फंक्शन वो लेगेसी सिस्टम बन चुका है, बट उसका आर्किटेक्चर समझना है, उसकी हाई अवेलेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है, नेम नोड समझने, सेकेंडरी नेम नोड समझने, स्टैंड बाय नेम नोड समझने, ठीक है, और एचडीएफएस क्या है, यान क्या है, ये सब काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल डिमांड में है डेटा इंजीनियर्स के लिए, वो स्पार्क क्योंकि एक ऐसा फ्रेमवर्क है विच हेल्प्स यू इन बैच प्रोसेसिंग एज वेल एज नियर रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग्स में, ठीक है। तो उस पे अच्छी कमांड लेनी है। नेक्स्ट थिंग, एक डेटा वेयर हाउसिंग सर्विस जो है हमारी हाइव, ठीक है, जिसमें कि सिंपल, अगर आपको भाई उतने प्रो लेवल की जावा पाइथन नहीं आती, अब अपने लॉजिक एसक्यूएल में लिख दो फटाफट, बैक एंड वो मैप रिड्यूस ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो वो हो गया। जब इन पे थोड़ी कमांड हो जाए ना, तब आप थोड़ा सा फिगर आउट करो कि जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग पाइपलाइंस है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके डिजाइन राउंड्स में पूछी जाएंगी, तो इन पे फोकस करो। यू कैन हैव अ लुक एट दी फ्लिंक, स्पार्क स्ट्रीमिंग, काफका, इन चीजों पे। नेक्स्ट इज दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग प्लस ईटीएल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग में कि ओलैप क्या है, ओएलटीपी क्या है, फैक्ट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और प्लस टिपिकल ईटीएल एंड देयर इज आल्सो ईएलटी, ठीक है। तो ये सारे आपको डिफरेंसेस एंड कॉन्सेप्ट समझने हैं। लास्ट चीज जो भाई आपको इंटरव्यू में ना एकदम अलग खड़ा करेगी बाकी की भीड़ से, वो है क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये इग्नोर करता था मैं पहले, यार कि ओपन सोर्स इतना आता तो है, ओपन सोर्स से बेस्ट क्या हो सकता है, बट आप खुद समझो कि आज के टाइम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना क्लाउड, कि हर एक कंपनी यूज कर ही रही है कहीं ना कहीं, भले 10% यूज करी छोटा मोटा, बट वो कर रही है, ठीक है। तो AWS हो गया, मार्केट कैप उसका ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, फोकस कर सकते हो। एज्योर भी है एंड जीसीपी भी है, बट मैं यही बोलूंगा कि यार कर लेना भाई, अलग दिखेगा रिज्यूमे एकदम भीड़ में चमकता हुआ, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। एंड लास्ट में, थ्योरेटिकल पे बस मत फोकस करना, लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, भले खुद से बनाओ, ठीक है, लर्निंग उसी से ही अच्छी आएगी। तो ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव रोड मैप तरीके से है, इसको फॉलो कर लिया तो चमक जाओगे डेटा इंजीनियरिंग में। और ये रोड मैप ऐसा नहीं कि आप, जैसे ये सर बोले, ठीक है, राइट, आपको प्रोजेक्ट्स करना है, एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स करना है, सो दैट आप अपना एक्सपीरियंस दिखा पाए। किसी चीज में आप अच्छे नहीं है बट दूसरे चीजों में भी अच्छे हैं, वो भी काउंट होता है इंटरव्यू में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, डेटा इंजीनियरिंग का इंटरव्यू प्रोसेस मैंग कंपनीज में कैसे रहता है? क्योंकि दूसरे कंपनीज में ऑब्वियसली आइडिया रहेगा हम लोगों को, अगर मैंग का ही सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो मैंग कंपनीज में कैसे होना चाहिए? कूल। सो मैंग कंपनीज का नाम सुन के ही लोगों को आता था यार, एक बार तो बड़ी कंपनी में काम करना ही करना है, ठीक है। और दूसरी साइड डर भी लगता है जब इन कंपनी से कॉल आ जाती है, मान लो तुक्के में ही रिज्यूमे अप्लाई कराओ, अब यार शॉर्टलिस्ट हो गया, पढ़ें क्या यार, ये तो टफ होगा, बड़ी कंपनीज का नाम सुन के तो सिर्फ कोडिंग ही कोडिंग पूछेंगे। तो अभी जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तुम लोगों को लगेगा यार फैंग क्रैक करना इजी है रादर देन अदर कंपनीज, ठीक है। तो जो टिपिकल इंटरव्यू प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर आप जैसे एंट्री लेवल फ्रेशर या फ्रेशर लेवल पे हो, तो जो स्क्रीनिंग राउंड है वो आपको एक टेस्ट लिंक आ सकता है, ठीक है। हो सकता है वो बोले यार एक टेस्ट लिंक हम देंगे, आप ये सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे के राउंड्स प्रोसीड करेंगे। एंड इन जनरल 4-5 राउंड्स मैक्स टू मैक्स इतने में होते हैं, इतने में सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट लिंक में क्या हो सकता है कि आपका हार्डली एक या दो कोडिंग क्वेश्चन होंगे, एंड अगेन आई रिपीट, मीडियम लेवल तक की ही कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ये 400-600 क्वेश्चन लीड कोड पे सॉल्व करने से या कोड फोर्सेस और इन पे लगाने से, उस पे इतना नहीं करना है। आप बीएसए की अंडरस्टैंडिंग लो और बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग करो अपनी, ठीक है। वो हो सकता है, प्लस उसी में एक दो एसक्यूएल क्वेश्चन होंगे, वो छोटा मोटा आपको टेबल्स बना के पहले दे देंगे और आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, आपको उसके लिए क्वेरी वगैरह लिखनी है, ठीक है। तो ये उनके लिए प्रोसेस हो गया। मान लो आप थोड़ा सा मिड सीनियर लेवल पे हो, 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो डायरेक्ट आपके फेस टू फेस इंटरव्यू से स्टार्ट करेंगे, या आप आज के टाइम में वर्चुअल जूम पे जो भी है। तो उसमें भी जो पहला एंड सेकंड राउंड है वो टेक्निकली होंगे आपके, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। पहले राउंड में वही है, वो आपका बेसिक प्रोग्रामिंग वाले पे फोकस करेंगे, एक या दो हार्डली पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी, आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहो यू कैन सॉल्व इट। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है एसक्यूएल वाला, ठीक है। तो एसक्यूएल यार अगेन फोकस करना, अच्छे अच्छे क्वेरीज वगैरह सॉल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा कर सकते हो, विंडो फंक्शंस, ग्रुप बाय के लॉजिक्स, जॉइंस विद केस व्हेन, बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट भी हैं।
सेकेंड राउंड जो होगा उसमें बिग डेटा आपका पूछा जाएगा, बिग डेटा के कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, प्लस फिर उसमें एसक्यूएल आएगी घूम के। इसीलिए कह रहा हूँ 30 से 35% का वेटेज होता है। एसक्यूएल। तो बिग डेटा में क्या पूछेंगे, आपने मान लो हाइप पे काम कर रखा है, आपके रिज्यूमे में लिखा है आपने स्पार्क पे काम कर रखा है, तो अब उसके वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अच्छा चलो तुमने स्पार्क पे काम कर रखा है, चलो बताओ कि 2 डेटा सेट्स को ज्वाइन करना है, बहुत हेवी डेटा सेट्स हैं, डेटा स्क्यूनेस हो रही है क्लस्टर पे, अब इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो वही ये कह रहा हूँ कि रट्टे मार के मत जाना, जब एक्चुअल में ये देखोगे ना फ्रेमवर्क को उधेड़ के आर्किटेक्चर, तब ये बारीकियां पता लगेंगी उसकी, और एक्चुअल इंटरव्यू में यही पूछते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्टिमाइज ज्वाइन यूज करोगे। एक तुमने स्पार्क एप्लीकेशन लिखी, 5 घंटे लग रहे हैं क्लस्टर पे, ठीक है, इतने नोड का क्लस्टर है, अब कैसे इसको ट्यून करोगे कि यार थोड़ा फास्ट हो जाए इसका टाइम। तो डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नाउ जो थर्ड राउंड होगा दैट विल बी मोर स्पेसिफिक टू योर डिजाइन, राइट। जो भी आपने हो सकता है बैच पाइपलाइनिंग आपने कर रखी है अभी तक, या रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग पे काम कर रखा है। सो कभी कभी मोस्टली फोकस होता है कि आपका रिज्यूमे वो देखेंगे और आपने प्रोजेक्ट्स पे क्या काम कर रखा है, चलो अच्छा एक प्रोजेक्ट पूरा समझाओ। ठीक है, क्या चैलेंजेस थे, कितना डेटा प्रोसेस करते थे, अच्छा अगर इसमें ये दिक्कत होती, ये वाला टेक स्टैक में मना कर देता, तो तुम क्या यूज करके बनाते। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे कि यार हमारी कंपनी में हम एक ऐसा यूज केस सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, जरा आप अपना थॉट प्रोसेस बताओ कि ये पाइपलाइन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसका कोई फिक्स आंसर भी नहीं है, और कभी भी इंटरव्यूअर आपसे फिक्स आंसर नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। वो देखेंगे कि यार आप कितना अच्छा बना पा रहे हो अपने एक्सपीरियंस के तरीके से, आप कॉर्नर टेस्ट केसेस कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी पाइपलाइन फॉल्ट टॉलरेंट है कि नहीं है, ठीक है, ये सब कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट राउंड होता है, जो सबको लगता है कि बहुत यार इसमें तो क्या ही होगा, सिंपल सा पूछ लेंगे क्या काम करा है, ठीक है, भाई इतना इजी नहीं है। और ये राउंड है आपका बिहेवियरल, कह लो कंपनीज में बार रिजर्विस्ट को बोलते हैं, और हायरिंग मैनेजर राउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ना वो आपको ऐसी सिचुएशंस दे देंगे कि आप फंस जाओगे कि यार ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा, टेक्निकल से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये तो यार कहीं पता ही नहीं था, इससे इजी तो मेरा टेक्निकल था। ठीक है, क्योंकि उसमें ना आप जब कंपनी में काम करते हो, यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आपको पूरी टीम के साथ में काम करना है, और आप तो डेटा बहुत क्रूशियल चीज पे काम कर रहे हो, आपको एक्सटर्नल बिजनेस स्टेक होल्डर से भी कम्युनिकेट करना हो सकता है और इंटरनल से भी। तो आपको प्रॉपर चैनल फॉलो करना आना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, और एक टीम में कैसे काम करते हैं वो समझ में आना चाहिए, और इस राउंड में वही जज होता है। अब आपके मान लो जो भी राउंड ले रहा है वो वाला बिहेवियरल राउंड, उसने बोल दिया यार आपके मैनेजर ने एक डेडलाइन दी थी, आपने मिस कर दी, ठीक है, आप मैनेजर को कैसे बताओगे, ऐसे डरते डरते बताओगे नहीं जाके सर यार गलती हो गई मेरे से, और ये टाइमलाइन मिस हो गई, ये हो गया था, मेरी फैमिली में ये दिक्कत होगी। बहाने तो मारोगे नहीं, बहाने को मार सकते हो, बट कब तक, एक बार दो बार, हर बार तो नहीं हो सकता। तो वहां पे वही देखते कि पॉजिटिवली हाउ यू आर हैंडलिंग इट, कैसे आप अपने मैनेजर को बता रहे हो, टीममेट्स को कम्युनिकेट कर रहे हो, बिजनेस स्टेक होल्डर्स को कर रहे हो। दूसरा सिचुएशन दे दी कि यार हुआ ना कि मैंने 3 लोगों की टीम थी और एक प्रोजेक्ट दिया था, सबसे बोला था पीओसी करके लाना, सबके अपने अपने तरीके होंगे। अब क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट में लड़ोगे तो है नहीं बैठ के, नहीं यार मेरा डिजाइन बेस्ट है, मैं ये अपना यही बनाने दूंगा। ठीक है, तो वहां पे ये चीज नहीं होती, वहां पे दे वांट टू सी कि आप कलेक्टिव एफर्ट करके कैसे बना सकते हो अच्छा सिस्टम। आपके डिजाइन के कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे, आपके टीममेट्स के कुछ उसके डिजाइन के अच्छे पॉइंट्स होंगे, सो जस्ट क्लब इट टुगेदर एंड मेक अ गुड सिस्टम। ठीक है, तो बिहेवियरल इसी का है, और इसको क्रैक करने का ना बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं बता देता हूँ कि पहले आपको ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, ऑनेस्ट रहोगे बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। आपको उन सिचुएशन के लिए अपना पॉजिटिव साइड दिखाना है, भले जब वो सिचुएशन आपके सामने है आप इमोशनली अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, बट वहां पे आपको ना पॉजिटिव साइड्स दिखानी है। एंड और भी अच्छा करने का इसको क्रैक करने का तरीका है कि आपको मान लो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने 4-5 साल में जिंदगी में जो भी देखा है ना अपने प्रोफेशनल करियर में, मैनेजर से लड़ाई तक हो रखी हो, अगर टीममेट से हो रखी हो, गुड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, चैलेंजेस भी आपको अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के पता होंगे, तो वो सब रिकॉल करके रखो। एक बार दो बार रिकॉल कर लोगे ना, दिमाग में वो छप जाएगा, और जैसे ही पूछा आपने आराम से वो स्टोरी बता दी। और पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा, वहीं पे सोच रहे हो ना, तो तुरंत ही वो पकड़ लेंगे और वहीं से टाटा बाय बाय हो जाएगा, भले आपने चारों टेक्निकल क्रैक कर डाले। इतना कर लिया, फिर तो क्या है, बस एचआर सैलरी स्लिप पूछेगी, बढ़िया से नेगोशिएट करो, बढ़िया सा पेचेक मिलेगा, फिर लाइफ सेट।
ये जो आप बोल रहे हैं ना बिहेवियर एनालिसिस का, ये एक्चुअली एयरफोर्स और आर्मी में जो एसएसबी का ये टेस्ट होता है ना, उसमें ग्रुप डिस्कशन में भी ये चीज़ देखा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये बेसिकली आपका स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करेंगे, आप टीम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, आप क्या कंप्लेन करने वाले बहुत ऐसे टाइप के कैंडिडेट है क्या, क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी टीम में। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं सर। बहुत लोग बोलते हैं सर फ्रेशर कैसे कर पाएगा, फ्रेशर तो कुछ नहीं कर पाएगा सर, इसको एक्सपीरियंस मांग रहा है सर, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है सर। हाँ, ये क्वेश्चन मैं डेटा साइंस में भी बोल बोल के थक गया हूँ, डेटा इंजीनियरिंग में भी ये आते हैं। फ्रेशर्स का स्कोप इनटू डेटा इंजीनियरिंग, मतलब फ्रेशर्स लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं? फ्रेशर्स का भी देखो स्कोप है। ये चीज ना, आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो, ठीक है, फ्रेशर्स का। और हम भी अपने, जब आप भी फ्रेशर रहोगे, आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा होगा। बट हर एक चीज का ना एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस और टाइम भी होता है। अब आप डे वन पे ही सोच रहे हो यार मेरी 20 लाख की जॉब भी लग जाए और मेरे को एफर्ट मारने ही ना पड़े, ठीक है, तो यार ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर किसी के पास अपने चैलेंजेस हैं। किसी के पास ना कॉलेज का चैलेंज है कि यार मेरे कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं, ठीक है, चलो मान लिया वो एक चैलेंज है। बट यार जॉब मार्केट तो ओपन है ना। आप अल्टीमेटली आपको स्किल गेन करनी है, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है और आपको अपने आप को शो केस करना है। और हम लैग वहीं पे करते हैं कि अपने आप को हम शो केस कैसे करें, कंपनीज के आगे कैसे पहुंचे, कंपनी तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाए। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए वर्कआउट करी हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। पहला तो यार आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज खुद देखनी है, ठीक है। आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो अपॉर्चुनिटी दिखेंगी ही नहीं। तो उसके लिए बेस्ट है यार लिंक्डइन वगैरह आज के टाइम में, और इतनी अच्छी टेक कम्युनिटीज वगैरह बन गई हैं, ठीक है, जहां पे कि लोग इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बेस्ट लिंक्डइन है यार। मतलब मेरे पास जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, और अभी तो मैं जॉब नहीं भी देखता हूँ ना, मेरे पास हर दूसरे तीसरे अच्छी अच्छी कंपनी के रिक्रूटर्स के पिंग आते रहते हैं। और वो इसी वजह से क्योंकि मैं एक्टिव हूँ और ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ, अच्छे लोगों को जो अच्छी चीजें शेयर करते हैं उनसे भी मैं सीखता हूँ। प्लस अच्छा नेटवर्क बनाने का यही है कि मान लो मेरे नेटवर्क में 2000 लोग भी हैं, ठीक है, अच्छे रेलिवेंट लोग, उनकी कंपनी में जॉब ओपनिंग्स आती है, तो उनको क्या करना है, वो तो लिंक्डइन पे डाल देते हैं भाई मेरी टीम हायर कर रही है। आराम से उनको रिज्यूमे फॉरवर्ड करो, ठीक है, और आराम से शॉर्टलिस्ट हो गया, बढ़िया से इंटरव्यू देने को मिलेगा। ऑल्सो इस नेटवर्किंग का फायदा ये भी है कि तुमने मान लो किसी कंपनी के वेबसाइट पे गए, तुमने जॉब ओपनिंग देखी, एक डिसेंसी भी होती है और एक ये भी एक स्किल है कि कैसे अप्रोच करना है लिंक्डइन पे लोगों को, ठीक है। यू शुड लर्न इट कि यार इस बंदे से बात करता हूँ, मेरे कनेक्शन में है, आई विल सेल माय प्रोफाइल, सेल एज एन कि अपना मैं स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। एंड अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, यार देखो उसमें उनका फायदा है उनका भाई, फायदा, क्योंकि बहुत फायदा है। रेफरल मिलता है भाई, बहुत अच्छा मिलता है। इमेजिन 50-50 लाख, 50-50 हजार और लाख लाख रुपए तक का रेफरल मिलता है, तो कौन नहीं रेफर करना चाहेगा, आप ये खुद सोचो, ठीक है। सो ये चीजें हो गई। प्लस एक पॉइंट हो गया कि आप करियर पेजेस पे ना अप्लाई करने में हेजिटेट मत करो। मैं ये नहीं कहता कि 2 कंपनीज में कर दोगे आपको कॉल आ जाएगी, 200 तक में करना पड़ जाएगा, मगर मैं बेट कर सकता हूँ आपको कि आपको कॉल आएगी। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरी पहली कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, स्टिल मैंने पेटीएम के करियर पेज पे ओपनिंग देखी एंड आई अप्लाइड, और मेरे को नेक्स्ट डे कॉल आ गई थी। मेरे पास तो इतना कुछ भी नहीं था ना, मेरे को बहुत बेसिक केवल हडूप ही आता था और छोटा मोटा जो भी मैंने उस पर काम कर रखा था। बट स्टिल उन्होंने कर लिया ना, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी, अब चाहते तो वो रिजेक्ट कर देते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाओ यार, अगर भीड़ में अलग दिखना है ना, तो वो इसी चीज से ही हो पाएगा। कंपनी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने के आपको हैक्स भी समझने हैं कि रिज्यूमे बनाना एक अच्छा, ठीक है, उसमें कैसे कीवर्ड्स ऐड करते हैं, एटीएस कंप्लायंस क्या होता है, रिज्यूमे जब हम पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो कैसे उसकी स्कैनिंग होती है। तो ये सब भी एनालिसिस है जो आपको समझनी है। बट उससे ऊपर आपका स्किल है, आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको एक जॉब दिलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और स्कोप बहुत ज्यादा है। प्लीज आप इसके लिए चिंता मत करो यार। मेरे चैनल पे कभी भी वीडियो देखोगे कि ना, मतलब मोटिवेशन से लोटपोट हो जाओगे कि यार डेटा इंजीनियर्स में बंदे फोड़ रहे हैं। मतलब मैं टायर 3 और टायर 1 तक की कॉलेज के बंदूक ला चुका हूँ जो ऑफ कैंपस डेटा इंजीनियरिंग में भाई 50-50 लाख के पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा है स्कोप। अमेजिंग सर, इससे आई होप सबको मोटिवेशन मिल गया हो। फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस्ड हो, डेफिनेटली कोई भी कुछ भी कर सकता बिल्कुल। है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, गोल के ऊपर नहीं, जर्नी के ऊपर भी फोकस करिए, और जर्नी में पूरा का पूरा मेहनत करिए, अपना पूरा एनर्जी डालिए उसमें, आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। ठीक है। सो थैंक यू शशांक जी फॉर प्रोवाइडिंग दिस अमेजिंग नॉलेज सब लोगों को, हमारी ऑडियंस को। शायद इनसे आपको डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा,
इनका भी एक सेपरेट चैनल है ई लर्निंग ब्रिज, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टाइटल में भी टैग कर दूंगा, और इनका लिंक्डइन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सो दैट आप इनसे कभी भी कम्युनिकेट कर पाए। प्लीज आंसर कर दीजिएगा उनसे। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ठीक है, सो यस, दिस वाज इट। एनी मोटिवेशन थिंग आपको बोलना है बिफोर वी एंड? सो मोटिवेशन यही मैं समराइज करके इतना ही बोलना चाहूंगा, जो कृष्ण लाइक बोली ना, यही होता है कि होता है, शायर वायर तो नहीं, मुझे आती भी नहीं है, मगर मैंने बहुत लोगों की सुनी है कि यार आपको लोग लकी बोल देंगे जब आप एक अच्छी स्टेज पे पहुंच जाओगे, यार ये बंदा ना लकी हो Lucky। गया यार, ठीक है। तो लकी वर्ड आपको हर, जिन्होंने अच्छी मेहनत करी ना, उनको लकी वर्ड सुन के बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि उन्होंने अपना इतना हसल करा, और हसल से कभी पीछे मत हटो यार। मैं कहता हूँ आज तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं है, ठीक है, मान लो तुम 2 लाख कमा रहे हो, 3 लाख कमा रहे हो, भाई ये 30 लाख हो जाएगा, 90 लाख हो जाएगा 2-3 साल के अंदर, अगर तुमने अच्छी मेहनत कर रखी है, ठीक है। मैं टायर 1 कॉलेज से होके मैंने 5-6 लाख के पैकेज से नौकरी स्टार्ट करी, सेम लाइक क्रिश ने भी, मतलब बहुत ही एचसीएल से स्टार्ट करा था, और आप एचसीएल वगैरह की सैलरी आप लोगों को पता बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हो आज कहाँ पे हैं ये, ठीक है। तो ये सब एक जर्नी है, ठीक है। डे 1 से सोचोगे अपने लोगों के आसपास, देख बहुत दिखेगा यार, सब लोग समझ ही रहे हैं, मतलब सब सक्सेसफुल है, ठीक है, मैं ही पीछे रह गया। तो इट इज ऑल अबाउट दी जर्नी अगेन, और सेल्फ मोटिवेशन से कभी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। टाइम लगेगा, बट अपने अगर इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रखा है और आपने डेडिकेटेड हो अपने गोल्स के लिए, तो 10 दिन की जगह 100 दिन लग जाएंगे, मगर पहुंच जाओगे और बहुत अच्छा लेवल पे पहुंचोगे। पीछे जो सक्सेसफुल थे ना सामने, वो बहुत फिर पीछे रह जाएंगे। यही मैं और बस बोल खुशी सकता भी हूँ। एक अलग टाइप का खुशी मिलेगा आपको, बहुत उस एवरी डे आप जियोगे उसके बाद। उसको मतलब कोई मैच नहीं कर सकता ना, अपनी मेहनत का फल जो होता है ना, जब आप चखते हो ना, तो उससे नेक्स्ट लेवल कोई खुशी नहीं हो सकती। आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपके ऊपर कोई प्राउड नहीं होगा। सो उसके लिए जब भी मैं ऑनेस्टली ये लाइन बोलता हूँ कि जब भी मेरे अंदर मोटिवेशन डाउन होती है ना, आई ऑलवेज टॉक टू माई मॉम एंड डैड। उनसे ज्यादा मेरे लिए इंस्पायरिंग अभी तक कोई रहा भी नहीं है। तो कभी भी आपकी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट आए तो उनसे बात करो, इतना मोटिवेशन आ जाएगा ना, मतलब फोड़ दोगे लाइफ में, कुछ भी कर सकते हो उसके बाद में। तो अमेजिंग। बस यही सब बोलना चाहूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब करें शशांक का चैनल को भी, और देख लो, लाइक कर दो वीडियो को भाई, ये वीडियो फैलनी चाहिए ऐसे, मतलब डेटा इंजीनियरिंग का ना बहुत कम है, आप लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बोलते हैं इसको। डाउनलोड करके आपके चैनल में भी डाल लो, जो भी रहेगा और डाल इसको दो। दूसरे लोगों तक आप ही लोगों को पहुंचाना, वो कैसे कर सकते हो? लाइक करोगे ज्यादा नंबर्स पे, और जो भी कमेंट्स हो, जैसी भी क्वेरी हो, फटाफट कमेंट में डालो भाई, मैं पर्सनली आके रिप्लाई करूंगा। ये मैं अभी यहीं पे बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो बस। ठीक है गाइज, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में कुछ रेज्यूमे का भी ऐसा डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल वाला। कंटेंट बनाएंगे, आप स्टे ट्यून रहो बस। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शशांक। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।